आपकी आपकी रुचियाँ क्या हैं? सर, मैं गाना सुनना पसंद करता हूँ, हिंदी मेलोडी सॉन्ग। हम्म, और साथ साथ मैं नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा, तो ठीक है। तो आज की इंटरनेशनल न्यूज क्या है, बताइए। सर, आज की पेपर आज अब हमने पढ़ी नहीं है। आज शाम में निकलेंगे तो लेके आएंगे सर, अब अच्छा ठीक पढ़ेंगे। है, तो कल की बता दीजिए, कल की अंतर्राष्ट्रीय न्यूज क्या थी? सर, कल की अंतर्राष्ट्रीय न्यूज ये थी कि जो भी यूरोप में कोविड थोड़ा बढ़ रहे हैं, हम्म, तो यूरोपियन कंट्री अपना लॉकडाउन लगा रहे हैं। हम्म, एशिया की न्यूज ये थी कि हम्म, ईरान और ये इसराइल की एम्बेसीज इन दिल्ली में एक दूसरे से झड़प कर रही है। अच्छा तो इस अच्छा। पे न्यूज आई थी। किस मुद्दे पर? और वो मिडिल ईस्ट के मुद्दे पे अब इसराइल का कहना है कि ईरान इनस्टेबिलिटी बढ़ा रही है मिडिल ईस्ट हम्म, में। हम्म, और ईरान का कहना है कि इसराइल वहाँ खून खराबा बढ़ा रहा है। और इस बात पे यहाँ पे दोनों एम्बेसीज आपस में लड़ रहे हैं, तो इस पे एक आर्टिकल आई थी। अच्छा अच्छा। और उस साथ साथ उस सर, उस आर्टिकल के राइटर कौन थे? सॉरी सर, नहीं पढ़ पाया। अच्छा, उनका नाम आपसे मिस हो गया है ना? ये ये सर। ठीक है। तो जैसा कि आप जेपी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो ये जेपी क्या है? जी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, अच्छा श्री ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पे है। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक क्यों कहा गया? सर, उन बहुत ऐसे पहले नेता थे जिनका आम आदमी के बीच में पहुंच बहुत ज्यादा थी। उनकी बातों को सीधा सुना जाता था। और इमरजेंसी के दौरान वो जन जन के नेता हो गए थे, जहां भी गए वो हम्म, सबसे जुड़े, और लोगों ने उनमें उनमें अपना नेता का असली गुण पाया। लोगों ने ही उनको जननायक नाम रख दिया। अच्छा नहीं, ये लोकनायक नाम रख दिया। ठीक। तो अभी कुछ समय पहले एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है, और वो रिपोर्ट पेश करी हुई है भारत में होने वाले अपराधों पर, ठीक है, और कन्विक्शन रेट पर। तो उस रिपोर्ट के बारे में बताएं कि उस रिपोर्ट में प्रमुखता से क्या चीज छपी हुई? ये सर, सर, एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें महिलाओं के प्रति और घरेलू हिंसा जैसी अपराध 2 साल में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन जो छीन और ये डाका वगैरह जैसे गुंडागर्दी जैसे और जो अपराध थोड़ी बड़ी टाइप की होती है, वो अपराध में कमी आई है। इसका सबसे बड़ी वजह बताया गया है कि कोरोना के वजह से लोग ज्यादातर अपने घर में रहे, तो बाहर जो होती थी घटनाएं उसमें कमी आई है, लेकिन घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ गई है। महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत हद, एक 37% तक महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ गई है। आप बोलते समय ये आगे की पारिवारिक तरफ। झगड़ा जैसे केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये प्रमुखता से छापा गया ठीक है। आप बोलते समय आगे की तरफ झुके मत। था। यस सर। आराम से पीछे, पीछे की तरफ बैठिए, आराम से। यस सर। पीछे जाइए, और हाँ, मतलब स्ट्रेट बैठिए। बोलते वक्त उन लोगों की तरफ झुकिए मत कि हम सरेंडर कर यस। रहे हैं, नहीं। कॉन्फिडेंट बैठिए, एकदम स्ट्रेट, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाना है। आराम से बैठिए एकदम, ओके ठीक सर। है। अब ये बताइए, जो जी। एनसीआरबी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी की बात करी है, महिलाओं के प्रति हिंसा की बात करी है, तो इसका निवारण क्या हो सकता है? सर, आवाज कट रही है सर। अच्छा, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो चीज आई है, हिंसा की बातें की गई है, तो उनका निवारण बताइए, अब क्या हो सकता है? हेलो सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सॉरी हाँ सर, एक हाँ। मिनट। हाँ नीतीश, आवाज आ रही है जी। अब? हाँ, ठीक है। अब क्लियर है सर। अब फिर मैंने से सर, क्वेश्चन रिपीट। नेटवर्क बदल दिया है।
ओह सॉरी सर, थोड़ा सा इधर। अ, ठीक। ये बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो हिंसाओं की बात करी गई, महिला की हिंसा और घरेलू हिंसा, तो इससे छुटकारा पाने के आपके पास क्या उपाय हैं? सर, ये घरेलू जो हिंसा है उसके लिए तो हमें सामाजिक बदलाव की जरूरत है। हम्म। हमें ये मानना पड़ेगा कि महिलाएं भी उतना ही समान अधिकार के हकदार हैं जितना पुरुष हैं। हम्म। उनकी आज़ादी का भी, उनके भी अपनी पर्सनल लाइबर्टी का भी हमें ख्याल रखना होगा। हम्म। और साथ साथ महिलाओं की तरफ से भी ये थोड़ी जो घटनाएं होती है, हम्म। उनको भी सहनशीलता दिखानी होगी। और हम्म। समाज में ये बदलाव लाने के लिए हमें सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। अच्छा, ठीक है। सरकार इसमें गाइडलाइंस जारी कर सकती है, लेकिन इसके लिए ठीक है। सबसे पहले हमें समाज में नहीं, बदलाव नहीं, लाना होगा। महिलाओं के प्रति ऑलरेडी जो है बहुत से कानून, नियम, जागरूकता अभियान खूब चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप बताइए जी। कि महिलाओं की खुद की स्थिति के लिए, जैसे उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं, हिंसा होती है जी। और ये जी घटनाएं होती हैं, इनके लिए खुद महिलाएं कितना जिम्मेदार है, इनमें महिलाओं का क्या रोल रहता है? सर, इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। जैसे उनको, बहुत सारे हमारे देश में अभी भी क्षेत्र हैं जो पूर्णतः राजस्थान जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र हैं। तो वहाँ अब उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है। ज्यादा उनको शिक्षा की तरफ झुकाव की जरूरत है। अपने जो महिलाएं हैं वो अपने खासकर बच्चियों को पढ़ाई और शिक्षा के प्रति जागरूक करे, ताकि वो अपने अधिकार को समझ सके और अपना अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके। कुछ भी घटना हो तो वो जाके महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन बनी है या फिर काउंसलिंग सेंटर बनी है, वहां पे जाके वो अपना शिकायत दर्ज करा चलिए, सके। ठीक है। ये लोग। ठीक है। अब बताइए, रेप के लिए वो महिला कितना जिम्मेदार है जिसका खुद रेप हो गया? सर, इसके लिए महिलाओं की जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, हम्म। क्योंकि कोई महिला इतना घिनौना कार्य के लिए खुद को, मतलब कभी भी ये नहीं करेगी। मतलब ये है कि सर, इसमें जो भी है हमारे पुरुष समाज के, सोसाइटी की जो सोच है वो बदलने की जरूरत है। महिलाओं को इसमें नहीं, जिम्मेदार ठीक नहीं है। ठहराना चाहिए। ठीक है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो पुरुषों का रेप कर देती हैं, इस पर क्या विचार है आपकी? सर, ये तो उनकी पर्सनल विम के ऊपर है। लेकिन जो भी है, अगर ये हिंसा है तो ये गलत है। महिलाओं की तरफ से की जाए या पुरुष की तरफ से की जाए, ये गलत है और उनको इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा जो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो महिलाओं को सुरक्षा तो दी गई, लेकिन पुरुषों को अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई। अगर पुरुष कोई कहे कि कुछ महिलाओं ने मिलकर के हमें हैरेसमेंट किया हुआ है, हमारे साथ रेप किया हुआ है, तो उसकी बात किस जी। आर्टिकल, किस कानून के तहत सुनी जाएगी? और सर, जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन महिला और पुरुष के आधार पर नहीं किया गया है। तो जो भी कानून पुरुषों महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए बने हैं, हम्म। और उसमें वो पुरुष भी अपना शिकायत कर सकते हैं। उस आधार पर उनकी शिकायत भी सुनी जाएगी और हम्म। उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छे। अब एक बात ये बताइए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक भ्रष्टाचार की भी रिपोर्ट उसी के साथ आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के साथ साथ। तो आप भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 5 उपाय बताइए। सर, सबसे पहला उपाय ये है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के दौरान ही स्कूलों में, शिक्षा में ये शामिल की जानी चाहिए सिलेबस में, किसी न किसी माध्यम से, कि भ्रष्टाचार एक गलत है, इसके क्या क्या वजह हो सकती हैं और कैसे इसके सुधारा जा सकता है। ये बेसिक लेवल पे हम पहला काम कर सकते हैं ताकि बच्चे जागरूक हों। अच्छा, और मतलब कि दूसरा। अगर हम उनके पाठ्यक्रम में मोटर कानून हम्म, लगा दें, या आईपीसी की कुछ धाराएं पढ़ा दें, या संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को, मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, कि अगर इनके प्रति जागरूकता करते हैं तो वो छोटे छोटे नियम कानून और ये सब चीजें जान जाएंगे, जिससे वो जागरूक होंगे और घटना, मतलब क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। फर्स्ट ये सर। और बताइए। दूसरा, ये हमारी सिविल सोसाइटी को भी एक्टिव रहना होगा। हम्म। उन्हें भी जागरूक होना होगा। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रही है तो हम्म। उसका शिकायत संबंधित एजेंसी को करे। खुद भी भ्रष्टाचार में शामिल ना हो। जैसे कुछ कार्य, छोटे मोटे कार्य के लिए हम प्रीफर करते हैं कि कोई पैसा देके काम करवा लें। हम्म। तो इसके प्रति हमें जागरूक होना होगा, ताकि जब हम दूसरे से कुछ
आशा रखते हैं कि वो भ्रष्टाचार ना करें, तो उससे पहले सबसे पहले हमें खुद में सुधार करने की जरूरत है कि अगर कहीं हो रही है तो उसको हम रोक लगाएं। और तीसरा, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो पूरी तरह से सक्षम हो, वो ऐसे सिचुएशन से टैकल करने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो किसी के दबाव में काम ना करे, वो नैतिक हो, ताकि जो भी कहीं पकड़ी जाए भ्रष्टाचार जैसी कोई घटना हो तो उचित रूप से बिना पक्षपात किए हुए कार्रवाई करें। चौथा उपाय ये हो सकता है कि हमारी जो भी कोर्ट की प्रोसीजर है उसमें तेजी, भ्रष्टाचार मामले में तेजी लानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार। ठीक है। अब अगर भारत को हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट प्रोवाइड करा देते हैं, उसे वीटो पावर दे देते हैं, तो इससे भारत की स्थिति में क्या क्या सुधार होने की संभावनाएं हैं? सर, वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जो अभी 5 देशों के पास है। वो देश ऐसे हैं जो किसी भी विश्व स्तर पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उनका आखिरी डिसीजन होता है। तो अभी 5 ही देश होने की वजह से और हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो हमारी इच्छा और अभिलाषा उनके हिसाब से नहीं है। तो इस हमारे बहुत सारे विचार हैं जो उन लोगों के साथ मेल नहीं खाते हैं। तो हमारी योजना और हमारे सोच के अनुसार दुनिया में अगर कोई बदलाव नहीं हो रही तो हम उसमें वीटो ना कर पाते हैं। तो वीटो मिलने से सबसे पहले ये हो जाएगी कि इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर एक आत्मविश्वास आएगी, हमारे देश का आत्मसम्मान, और हमारी नेताओं या फिर जो भी एजेंसीज है वो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारे कानून के अनुसार काम करेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी साख बढ़ेगी। हम विश्व स्तर पे जहां मानवाधिकार हो या फिर सैन्य हस्तक्षेप जैसे क्षेत्र हो, वहां पे हम अपने हिसाब से, अपना कानून के हिसाब से और मानवाधिकार और ये इंसानियत के आधार पे हम डिसीजन ले सकेंगे। बहुत सारा जगह ऐसे देखी गई है कि ये 5 देश अपने हिसाब से कहीं भी कानूनी कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई कर देते हैं, जिसका बाद में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि मसूद अजहर को हम लोग आतंकी घोषित कराना चाहते हैं, लेकिन चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक देता नहीं, ये सर, ये भी हम बोलते कि हमारे कुछ देश हैं जो हमारे खिलाफ ही हमारे वीटो का इस्तेमाल करते हैं, जो वीटो है अभी। तो वैसी स्थिति में हम। चलिए ठीक। अब आप ये बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020 में, उससे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में कैसे बदलाव हो सकता है कि हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो जाए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स की बात की गई है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स की बात की गई है, जिस स्किल्स की जरूरत आजकल हमारे डिफेंस सेक्टर में भी है। तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको फॉलो करें ठीक है, तो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि जो ओटीटी रेगुलेशन और सोशल मीडिया इंटरमीडिएटी गाइडलाइंस जारी की हुई है सरकार ने, इसके इम्प्लीमेंटेशन होने से कैसे हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं? और सर, ये गाइडलाइन बहुत जरूरी थी, बहुत दिनों से मांग की जा रही थी सरकार की तरफ से कि ऐसा हो। सबसे बड़ी इसका वजह ये है कि ये इंटरमीडियरी एजेंसी जो होते हैं, सोशल मीडिया एजेंसी, हेट स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो भी कोई हेट स्पीच हो या फिर किसी तरह का फेक न्यूज होता है, सरकार के शिकायत किए जाने के बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं करते थे उस पर। तो इस कानून में एक प्रावधान किया गया है कि जो भी कंपनीज है उनका एक शिकायत अधिकारी भारत का हो और भारत में उसका नियुक्त किया जाना चाहिए। सभी कंपनीज का भारत में अपना कंपनी ये ऑफिस हो, ताकि अगर कहीं भी किसी कोई के द्वारा शिकायत किया जाए तो उसके 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हो। इस तरह हम हेट स्पीच और फेक न्यूज पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो आजकल कम्युनल वायलेंस का बहुत बड़ा वजह बन चुका है। और अगर इसमें सरकार शिकायत करेगी तो तुरंत उसको कंटेंट को हटाना होगा, टेक डाउन करना होगा। यस सर। और जो ग्रीवेंस सेल है वो विदिन 28 डेज या फिर कुछ ऐसा ड्यूरेशन दिया गया है जिसमें वो उस ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट करे, उसका सोल्यूशन निकाले। चलिए ठीक। जी। ठीक। आप डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में क्या जानते हैं और ये इसको लाना कितना जरूरी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? सर, सबसे पहली बात यह है कि आजकल इतनी ज्यादा डाटा जनरेट होती है, प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट पे कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है।
तो उनसे जुड़े हुए वो क्या सर्च करते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, ये सारी डाटा हम कंपनीज के पास होती है। अगर ऐसा देखा गया है कि वो कभी डाटा लीक हो जाने की वजह से वो जिम्मेवारी लेने से कतराते हैं, वो हाथ खड़ा कर लेते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने के बाद उन्हें अकाउंटेबिलिटी ठहराया जाएगा कि अगर ऐसा कुछ होती है, हमारे देश की जनता की डाटा अगर लीक होती है, तो जिस कंपनी के माध्यम से होगी उन्हें जिम्मेवार ठहराया जाएगा। हम्म, और साथ ही डाटा प्रोटेक्शन के बिल ये भी जरूरी है कि बहुत सारे हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी भी अब आजकल ये ऑनलाइन सेक्टर में निर्भर हो गए हैं, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी भी साइबर से चलती है, तो वो भी डाटा कभी कभी लीक होने की खतरा होती है विदेशी एजेंसियों द्वारा। ठीक है, तो ठीक। अगर वो डाटा अब लोकलाइज हम कर दें तो उस ठीक। पर मेरा कंट्रोल रहेगा। अब एक बात ये बताइए कि सरकार ने कुछ वर्ष पहले पोर्नोग्राफी को बैन किया हुआ है, मतलब आप अब पोर्न साइट्स नहीं देख सकते हैं। तो इसको कभी कभी यूथ हैं वो अपना मेंटल प्रेशर रिलीज करने के लिए देखते हैं। जैसा कि हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है यूथ का जिसका भी विवाह नहीं हुआ है, तो वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को इस तरह से पूरा करता था। तो पोर्नोग्राफी बैन करने के बाद क्या यूथ के मानसिक स्तर में कुछ बदलाव आएगा या फिर कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा? सर, हमें लगता है कि ये बैन होने के अच्छे, जब सरकार की है तो बहुत सोच समझ के की गई होगी और इसका जरूर कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। ये इतना हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर यूथ पे क्या इसका असर होगा, लेकिन पोर्नोग्राफी एक हद तक बहुत गलत चलिए, ठीक है। इसका असर होता है। ठीक। आप बताइए, आप पर पोर्न मूवी देखने का क्या असर हुआ? सर, हमने इसको कभी एडिक्शन के रूप में नहीं लिया, इसलिए हमें ना इस कोई फायदा इसका कभी दिखा नहीं। इसलिए मैं इस पे कुछ इसका गलत असर भी नहीं बोल सकता हूँ, ना ही हमारे ऊपर कोई अच्छा फायदा हुआ, इसलिए हमें मतलब कि इस पे कोई। आपने देखा लेकिन इसको एडिक्शन के रूप में नहीं देखा कि रोज देखना है, रोज कुछ हरकत करनी है। तो आपने इसको एडिक्शन के रूप में नहीं लिया, नशे के रूप में नहीं लिया, तो आपका तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और ना देखने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कोई प्रॉब्लम, ये सर, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा कि इससे क्या फायदे हैं नुकसान है, हमें नहीं समझ। अच्छा, तो इसको आप ये मानते हैं कि आपने देखा है? बेसिकली यूथ है तो सर, यूथ की जो भी समस्याएं हैं वो हमारे साथ भी है, तो ये सत्य स्वीकार करने में सर कोई परेशानी नहीं। तो आप इतना घबरा क्यों रहे? नहीं, आप घबरा नहीं रह सकते। किसी चीज को आप टाइट होकर बताइए कि सर ये परम सत्य है और हम भी उसी यूथ का हिस्सा हैं और हमने भी ये इस सर। दौर से अपने आप को गुजारा है और हमें इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे पास अन्य बहुत कार्य रहते हैं जो ये जिसमें हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं। हम इतने खाली ये भी सर। नहीं है, सो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन यूथ का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपनी ऊर्जा इस क्षेत्र में खपाता था। तो ये एक बुराई थी, ठीक है, ये एक सामाजिक बुराई जी। है। इसको सरकार जी। ने बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके और कमेटियों की रिकमेंडेशन के माध्यम से, अगर कमेटी का नाम मालूम है तब बताइए, कमेटी के माध्यम से इसको रोका, जिससे यूथ ने अपनी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ा। जी। ठीक है। भारत धीरे धीरे नशे का एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है नशे की, और आप बिहार से जुड़े जी। हुए हैं। बिहार में भी छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीते हैं और वहां का मंत्री, विधायक और वहां से अगर कोई वैज्ञानिक भी बनेगा तो बिना सूचित होकर वो नहीं काम करेगा। तो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? सबसे बड़ी बड़ी वजह यह है सर कि हम बचपन से ही एडिक्ट हो जाते हैं, जिस समय हमें ये पता नहीं होता है कि ये गलत है या सही है। और ये एडिक्शन जब हमें ये सही गलत का पता चलता है तब तक इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो ये सबसे बड़ी वजह चलिए, है इन द आप कंटेक्स्ट ऑफ बताइए कि बिहार। एक आदमी बिहारी है, जी। उसे सुर्ती खाने का बड़ा, जर्दा खाने का बड़ा शौक है, वो बिना सुर्ती जर्दा भी नहीं रह सकता। लेकिन आपको जिम्मेदारी जी। दी गई कि आपको उसका ये नशा छुड़ाना है। तो आप क्या क्या उपाय जी उसके साथ करना चाहिए? सर, पहले तो हम
साइकोलॉजिकल या फिर जो भी डॉक्टर होंगे उनसे सलाह लेंगे कि क्या बेहतर उपाय हो सकती है इनको छुड़ाने के लिए। वो योगा हो या फिर उसके बजाय कोई उसी स्वाद के कोई फायदेमंद चीज दे खिलाकर, या हम्म, फिर जो उनका काउंसलिंग करके जो भी हो हम्म। सबसे पहला उपाय ये करेंगे। चलिए ठीक है। फिर उनको सुधार। मान लीजिए वो कहता है कि मुझे सुर्ती की जगह ऐसा कुछ दे दो कि मेरा मुंह थोड़ी देर चलता रहे, तो आप उसे क्या क्या चीज देना पसंद करेंगे? सर वो तो निर्भर करेगा कि वो किस टाइप चीज तरह की चीजें खाना पसंद नहीं करेगा। नहीं, अगर लिक्विड हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी मेल मिलाप के समय ऐसे हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उसमें से वो थोड़ा वो खाली रहता है, वो नशे के तौर पर नहीं होती वो चीजें, लेकिन वो जी। बहुत ही अल्प मात्रा में लेकर के थोड़ी देर मुंह चला लिया जाता है। तो आप क्या क्या देना चाहेंगे? कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं हाँ वो। सर। हाँ सर, जैसे में कि कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं जो अगर वो उनका आदत है तो वो खा सकते हैं। और लौंग, साथ में कुछ इलायची, दवाई, सौंफ, लौंग, मिश्री। ये सब ये चलिए सब ठीक है। दी जा सकती ठीक है। आप आप बताइए, आपको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के कितने तरीके मालूम है? है। सर प्रैक्टिकली तो नहीं लेकिन थ्योरेटिकली मैं बता सकता हूँ सर, अगर बताइए, आज्ञा हो तो। बताइए। सर मैं वैसे पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जहाँ पे काफी पैसे की जरूरत होती है और वहाँ पे हिसाब की उतना पकड़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सेक्टर है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। और मैं कोई कंक्रीट चीजें जैसे कि जमीन हो या फिर सोना हो वैसे चीजें खरीदना पसंद करूंगा। नॉन मूवेबल अम, असेट। जी। मूवेबल एंड नॉन नॉन मूवेबल मूव असेट। हाँ, नॉन मूवेबल एस्टेट खरीदना चाहूंगा। सोना जैसे चीजों में भी मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एसेट्स ही हैं जिसपे सरकार का उतना पकड़ नहीं होती है कि यहाँ पे पैसे इतने ज्यादा इन्वेस्ट होते हैं कि वहां भी लेकिन ब्लैक जब मनी आप को अवॉइड करने के। लेकिन जब आप जमीन खरीदोगे भाई साहब, और सोना खरीदोगे, तो क्या जी बिना सर। लिखा पढ़ी, बिना कागज पत्तर तैयार कराए आप दिखा दोगे कि हमने 1 करोड़ का जमीन खरीद लिया है? उसका तो सरकारी कागज बनेगा, तो वो तो आपको पकड़ा जाएगा ना। वो तो आपको सर ब्लैक मनी में। प्रैक्टिकली नहीं सर, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट रेट होती है ना, वो बहुत कम होती है और रियल रेट बहुत ज्यादा होती है। तो जो बिल बनता है वो हमेशा ओरिजिनल रेट से कम ही होता है। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत सारे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मतलब इन्वेस्ट किए जाते हैं। चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग जब भारतीय किसी भी मुद्रा को बिना सरकार की आज्ञा के या फिर बिना किसी वजह के विदेशों में ले जाना और यहाँ की एसेट्स को विदेशों में बेचना, ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। हवाला क्या है? हवाला के तहत सर जब विदेशी पैसा किसी गलत तरीके से या फिर किसी बाईपास करके गवर्नमेंटेड एजेंसी और बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करके जब देश में गलत कार्य के लिए जब उस पैसा को मंगाया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है विदेशों से मंगवा के, तो उसे हवाला बोलते हैं। और ये जो भारतीय लोगों ने स्विस बैंकों में पैसा जमा करके रखा है, ये जी। वहां पे जमा करने का क्या प्रोसेस है? सर माना जाता है कि विश्व में सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम स्विस बैंक का है, खासकर सिक्योरिटी रीजन से देखे तो। इस वजह से भारतीय लोग वहां पे बहुत हद तक इन्वेस्ट करते हैं, जाके अपने अधिक पैसे जो कि ब्लैक मनी है वहां पे डाल देते हैं, क्योंकि चलिए अब तक ठीक है। अब तो समझौता हो। ठीक है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बहुत जोर शोर से लाई हुई है। जो भी सामान उनको जी दिख रहा है, बेचे चले जा रहे हैं, बेचे चले जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? सर, और इसके पीछे सबसे बड़ी ये वजह है कि सर गवर्नमेंटेड एजेंसीज द्वारा अ, जितना जरूरत है उस हिसाब से क्रिएट मनी क्रिएट नहीं किए जा रहे थे इन सेक्टरों से। तो प्राइवेटाइजेशन करने से ये होगा कि हमें डायरेक्ट बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उस वहां से पैसे आएंगे और पब्लिक
प्राइवेट कंपनी चलाएगी और हमें वो टैक्स के रूप में और एक चार्ज के रूप में देगी, हमारी खर्च भी नहीं होंगे। और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्क हैं गवर्नमेंट के पास जो ध्यान देने योग्य है, जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सरकार ऐसे जो भी जहां भी वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है वो वहाँ कर रही है, ताकि हम दूसरे सेक्टर पे ध्यान दे सके जो बेनिफिट में है। और तीसरी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में जा रहे थे और सरकार द्वारा उसमें इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद नहीं समझा गया, इस वजह से वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ठीक और है। ये सही है। अब बताइए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और लद्दाख बॉर्डर और चाइना बॉर्डर का जो हमारा रीजन है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना कितना जरूरी है भारत के लिए? अच्छा सर, हमारे जो भी ये नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख रीजन है, ये हमारे बहुत बड़े एडवर्सरीज दुश्मन के से बॉर्डर सजा करते दुश्मन तो हैं। नहीं है वो फिलहाल। अगर दुश्मन होता तो हम लोग उससे रिश्ते ना रखते, ना व्यापार करते। सर हम डिफेंस में और बहुत सारे सेक्टर में वो हमारे एडवर्सरीज जरूर हैं। हम्म। और अगर हम वो हम सबसे बड़ी उनकी ये खामी है कि वो विस्तारवादी हैं हम्म। और हमारे से क्षेत्रों में विस्तार के जरिए वो हड़पने की हमेशा कोशिश में रहे हैं। इस हम्म। वजह से हम उन्हें दुश्मन भी कहें तो कोई बुरा नहीं होगा। और हम्म। सर दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना घर का दीवार मजबूत होना जरूरी है। अगर वो मजबूत रहेगी तो वो चाह के भी हमारे जमीन पे वो नजर नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। और साथ साथ ही हम वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ लोगों को बसाने के भी काम कर सकते हैं, चलिए ठीक है। ताकि बताइए कि इंडिया के अंदर इंटरनल अनरेस्ट होने के क्या क्या प्रमुख कारण हैं? सर सर सबसे बड़ी एक प्रमुख कारण है, वो तो हमें इतिहास से मिला है। वो है भारत के बंटवारा के बाद बहुत सारी दो कम्युनिटी के बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई जो आज तक समाप्त नहीं हुई है, जो हिंदू मुस्लिम है चिफली। तो कभी कम्युनलाइजेशन। कभी ये कम्युनलाइजेशन, तो ओके। कभी कभी ये दंगा के रूप में, राइट्स के रूप में चलिए ठीक है। भड़काते हैं। तो एक ये बहुत पॉइंट हो बड़ी गया वजह है। कम्युनलाइजेशन, वो हिंदू जी मुस्लिम, ठीक है। दूसरा बताइए। जी। और दूसरा अनरेस्ट के वजह है सर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। नॉर्थ तीसरा ईस्ट में बहुत बताइए। सारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, चौथा बताइए। ये इकोनो ये मनी ये डिस्पैरिटी बिटवीन मतलब सोसाइटीज ओके। इकोनॉमिक बेस पे। ठीक है। पांचवा बताइए। पांचवा अनएम्प्लॉयमेंट सर। छठवां बताइए। छठा सर रेडिकलाइजेशन इन यूथ। सातवां बताइए। सातवां सर क्षेत्रीयता। आठवां बताइए। आठवां सर क्लाइमेट अथी क्लाइमेट कंडीशन जो है जो बदल रही है उसको क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से कैसे अनरेस्ट हो जाता है? और सर ये बहुत बड़ी वजह है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से पानी ठीक बहुत है। ज्यादा हो जा रही ठीक है। है। अब नाइन्थ पोजीशन बताइए। सर नाइन्थ में हो सकती है सर किसी न किसी रूप में सर कैस्टिज्म भी हमारे यहाँ अनरेस्ट कभी कभी वजह बन जाती है, जो वो तो बिहार में आपने खास थोड़ी देर करके पहले मिली हो। एक वर्ड यूज किया गया था, तो वो आ गया था इसमें डिस्पैरिटी सर वगैरह। चलिए ठीक है, 10वां बताइए। सर 10वां हो सकती है, सर याद नहीं कर पा रहे सॉरी। चलिए इतना ही आप कर पा रहे हैं। जी हम्म। देखिए, आपसे 5 पूछा गया था ना, उसके बाद और जी पूछा गया, तो जहां पर आराम से बता पाइए वहीं तक बताइए। बहुत ज्यादा जी जोर देके बताने की जरूरत नहीं है। आप जब जी। 5 के ऊपर जोर देके बता रहे थे तो वहां आपको माइनस में मार्क्स मिलना चालू हो गया था, क्योंकि वहीं पे सॉरी आप सर। अपना कॉन्फिडेंस लूज करना चालू कर दिए थे और जबरदस्ती हीरो बनने वाले थे। सर ये इतना बहुत है, हमने अभी तक इतना ही रिकॉर्ड किया है। और जी हाँ,
सर बस 7वें तक रोक दीजिए, क्योंकि सर अभी बस मुझे इतने पॉइंट्स याद आए और इतने बहुत है। आपने तो 10 जी। तक खींच लिया, 10 कोई नहीं बता पाएगा। जी। हम्म। अब आप बताइए कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में किस क्षेत्र में बेहतर तरीके से जॉब करना चाहेंगे। आपने पहले से सोच के रखा है कि मैं आईबी में ज्वाइन करूंगा और इस वाले क्षेत्र को जाकर के सुधारूंगा, वहां इंटेलिजेंस गैदरिंग करूंगा। सर वैसे तो हमें कोई भी क्षेत्र दिया जाए तो मैं पूरी शिद्दत के साथ वहाँ वर्क करने को पूरा एडेप्टेबल हूँ, अपने आप को तैयार रखूंगा। लेकिन सर अगर चॉइस की बात की जाए तो मैं नॉर्थ ईस्ट में काम करना ज्यादा पसंद करूंगा। क्यों, वहां तो क्यों आपका पसंद है? सर वजह यह है कि वो कुछ ज्यादा ही बहुत सारी वहाँ कम्युनिटीज हैं जिनके बीच रहना और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और वहाँ नॉर्थ ईस्ट खासकर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी आदिवासी इलाके हैं जहाँ डेवलपमेंट की कमी है, तो मैं इंटेलिजेंस के साथ साथ उनकी बेसिक नेसेसिटीज पे भी काम करना चाहूंगा, जो एक सिविल ऑफिसर के रूप में भी करने का हमको मौका मिलेगा सर। वो चलिए सबसे ठीक बड़ी है। वजह है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपके पास एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आप एक ऐसे इलाके में भेजे गए हैं जहां पे आप पहले कभी नहीं गए हैं, और जी। उस इलाके में एक बहुत ही खूंखार आतंकी ग्रुप है। उसके कुछ सदस्य, 10 से 15 के सदस्य हैं। वो वहां पर सेफ हाउस में वहां पे कहीं पर अपना रह रहे हैं। लेकिन उसके एक दो मेंबर हैं, वो लगातार एक चाय की दुकान पे आते हैं और चाय वाय पीते हैं, वहां थोड़ी देर अपना समय व्यतीत करते हैं और फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ऐसी जानकारी आपको दी गई है, और वहां इंटेलिजेंस गैदर करने की आपको 3 कंडीशन है। वो जो जी। एक दो आतंकवादी चुपके से चाय वाय पीने आते हैं, सामान वामान लेने आते हैं, आप उनको चुपचाप अरेस्ट करके इंटरोगेशन करवा देंगे। इंटरोगेशन समझ गए ना? जी। आप उनको जी पकड़वा के सर। मार कुटाई चालू कर देंगे। दूसरा है जी। कि जो वहाँ जो चाय वाले दुकानदार हैं या फिर अगल बगल की जो पब्लिक है, उन लोगों को उन खूंखार आतंकवादियों का रूप बताएंगे कि ये लोग इतने खतरनाक हैं, इनके बारे में हमको बताइए, इनके बारे में हमको जानकारी दीजिए, और ये इन्होंने ऐसा ऐसा किया और मैं आईबी का अधिकारी यहाँ पर आया हूँ। उनसे आप सब कुछ सूचनाएं अपनी दे करके, उनसे मदद लेकर के उनको इंटेल गैदर करेंगे। और तीसरा है कि आप एक भूखा नंगा भिखारी का वेश धारण करके वहां पर पड़े रहेंगे और जो है लात भूसे खाते रहेंगे, लेकिन जो है नंगे वहां पड़े रहेंगे बिना कपड़ों के। बताइए। ये सर सर हमारे लिए सबसे बेहतर कंडीशन होगा सेकेंड वाला। हम्म। अ, अगर हम चाय वाले को राजी कर लें कि वो समय समय पर सही से इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल करवाते रहें, हम्म। और एग्जैक्ट तरीके से हमें अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते रहे तो हम सही समय पर हम्म। उसके हेल्प से हम पूरे ग्रुप को देखिए, पकड़ने में सक्षम होंगे। आप तो ट्रेंड पर्सन रहेंगे, आपको मालूम है कैसे जी। साइकोलॉजिकली देखना है, कैसे नजर रखनी है लोगों पर। चाय वाला तो इतना ट्रेंड होगा नहीं, उसके देखने के नजरिए में बदलाव आ जाएगा, उसकी साइकोलॉजिकल पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो वो आतंकवादी पहचान जाएगा और वो लोग सतर्क हो जाएंगे, भाग जाएंगे। और पब्लिक को आप अपना मिशन बता देंगे तो आपका मिशन फेल भी हो जाएगा। पब्लिक हड़बड़ी में आ जाएगी, दहशत फैल जाएगी कि इतने बड़े बड़े आतंकवादी हमारे यहाँ आ गए, तो क्या करेंगे? सर हमारे एजेंसी में जनरली सिविलियन एसेट्स का यूज किया जाता है, तो उनके लिए भी कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। तो हम इतना रिक्स सोच के उनको नहीं चल सकते हैं। जनरली हर जगह एक ऑफिसर का होना संभव नहीं है कि इस वजह से, और हमारे पास ऑफिसर्स भी कमी है। हम अच्छा, आप उसको ये गिरफ्तार सेकेंड क्यों नहीं करेंगे? सर अगर हम दो को गिरफ्तार कर लेंगे तो हमें उन्हें भेद पता चल जाएगा कि हम पे कोई नजर रख रहा है, और ठीक है। बाकी बात भाग सकते हैं, और ठीक हमारा टारगेट सबको पकड़ना है, दो को नहीं। ठीक है। और आप जो तीसरा ऑप्शन है कि आप बिना कपड़े के एकदम नंगे, बिना अंडरवियर के वहां पे जी। भिखारी बनना पसंद क्यों नहीं करेंगे? सर परेशानी उसमें कोई नहीं है, हम रह कर सकते हैं। लेकिन वैसे सिचुएशन में हमको फिर अपना इंफॉर्मेशन अपने सीनियर्स को पास करना मुश्किल होगा अगर हम वहां से कैसे कोई मुश्किल भी होगा? दूसरा। कैसे मुश्किल होगा? क्योंकि अगर हम
अगर हमारे पास कपड़ा नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे पास कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कोई डिवाइस नहीं होंगे। और अगर कोई हमसे आके मिलता है इस तरह की, तो कोई नजर रख के समझ सकता है कि शायद ये जो है वो दिखता है वो है नहीं। इस वजह से सेकंड भिखारी वाला ऑप्शन हमें सबसे बेहतर लगा। भिखारी का रूप धारण करके मान लीजिए आप 15 दिन है और 16वें दिन आपको वहां इंफॉर्मेशन मिल रही है, और आप इंफॉर्मेशन लेके भिखारी अगर गायब हो जाएगा तो कोई भिखारी को ढूंढने तो लगेगा। आपका अपना काम हो गया ना, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, इंटेलिजेंस मिल गई, और उनका प्लान धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा और आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया, ड्यूटी हो गई। चलिए यस सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर। डिस्कनेक्ट कर रहे थैंक हैं। यू। थैंक यू।